हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। इसका हम शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो हम हर एक चीज़ को देखेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन आती है वो टॉर्क की आती है, TORQE। टॉर्क। तो गाइस टॉर्क क्या होता है, ठीक है। तो गाइस मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक आपके पास ना ये एक नट है और इससे ना एक रोड है ना। कोई रोड है जिससे बनी हुई है। और गाइस अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं, हम इस पर एफ फोर्स लगा रहे हैं थीटा एंगल पे, है ना। तो गाइज इसके जो कंपोनेंट हो जाएंगे, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका एफ कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो गाइज इस पे जो फोर्स लग रहा है वो, और गाइज ये जो हमने फोर्स लगाया है ना, ये जो हमने फोर्स लगाया है ना, हमने इससे आर डिस्टेंस की दूरी पे लगाया है एफ फोर्स, ठीक है। और कितने एंगल पे लगाया है, थीटा एंगल पे लगाया है। तो गाइस ये बोल्ट अगर हम इसको ऐसे फोर्स देंगे तो किधर घूमेगा, इधर की साइड ही घूमेगा, है ना। मतलब एफ कॉस थीटा के तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो गाइस जो एफ साइन थीटा इसकी वजह से क्या है, फोर्स लग रहा है। तो गाइस इसलिए हम जो टॉर्क को हम डिफाइन करते हैं वो हम कहते हैं आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ठीक है। तो गाइस इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, आर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द चूजन ओरिजिन। तो भाई जो भी आपका ओरिजिन होता है उससे आप जिस भी जहाँ पर भी फोर्स लगाते हो उस पार्टिकल पे, तो उसका पोजीशन वेक्टर होता है आर। एफ क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, ओके। तो इस तरीके से आप टॉर्क को देख सकते हैं। और गाइस इसकी यूनिट क्या होती है, जैसे एफ फोर्स होता है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। गाइस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपका फोर्स, लीनियर फोर्स क्या होता था, एफ इक्वल टू एम में, एम मास होता था, है ना। और ए क्या होता है, एक्सलरेशन, ठीक है। और आपका टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ। और गाइस इसमें थोड़ा सा ये एफ़ के बारे में है और ये टॉर्क के बारे में। जो एफ़ होती है उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, और जो टॉर्क होती है उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होती है। और गाइस एफ़ की डायरेक्शन क्या होती है, एफ़ की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज़ द सेम एज द अप्लाइड फोर्स। मतलब जिस भी डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो वही उसकी डायरेक्शन होती है। बट इसकी जो डायरेक्शन होती है इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आर एंड एफ। लाइक ये कोई आर वेक्टर है और ये कोई एफ वेक्टर है ना। तो गाइस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होती है वो टॉर्क की डायरेक्शन होती है। जैसे अगर हम इसको खोल के भी लिखेंगे तो वो आर एफ साइन थीटा एन कैप हो जाएगा। तो गाइस एन कैप क्या होती है, वो टॉर्क की डायरेक्शन बताती है। तो गाइस ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। गाइस अब क्या आता है, अब आता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। गाइस तो गाइस आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम बी, है ना। तो गाइस अब क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे हमने टॉर्क पढ़ा था वो आर क्रॉस एफ। तो गाइस ये भी जो इस डेफिनेशन होती है इसकी वो होती है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इक्वल टू आर क्रॉस पी वेक्टर होता है। तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट अ फिक्स एक्सिस इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द पार्टिकल पोजीशन वेक्टर विद इट्स लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट होती है उसके पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम के बीच। तो गाइस जे हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है पार्टिकल का, आर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है पार्टिकल का रिलेटिव टू पॉइंट ओ, और पी होता है हमारा लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो गाइस जे आपका क्या हो गया, तो जैसे पी की वैल्यू क्या होती है, जे इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो इस पी की वैल्यू क्या होती है, एम बी, है ना। तो आर क्रॉस एम बी, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और गाइस अगर आप इसको खोल के लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक एम बाहर आ जाएगा, एम स्केलर क्वांटिटी, आर वी साइन थीटा एन कैप
तो गई इसको आप इस तरीके से भी खोल के लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर आर एंड द वेलोसिटी वी। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल है वो आर और वी के बीच का एंगल होता है और इसकी ऐसा यूनिट होती है ये। तो गाइस अगर आपको ऐसा यूनिट याद नहीं है तो गाइस इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हैं। गाइस जैसे एम की ऐसा यूनिट होती है केजी, आर की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और वी क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो गाइस वही है केजी मीटर स्क्वायर, और सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो सब आता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो इस टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो होता है डी जे वेक्टर अपॉन डी टी। तो जैसे हमने लीनियर फोर्स और लीनियर मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता था वो ये होता था एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। ठीक है, तो गाइस इसी तरह से जो एंगुलर में बात करेंगे तो एंगुलर में होता है ये टॉ है टॉर्क, और जी है एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से रिलेशन होता है। अभी आता कैसे है, तो इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। तो इस जी वेक्टर क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी वेक्टर, है ना। अब आपको क्या करना है, आप इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशियल कर दीजिए टी के रेस्पेक्ट में। तो आर क्रॉस डी पी बाई डी टी आ जाएगा प्लस डी आर बाई डी टी क्रॉस पी वेक्टर आ जाएगा। अब गाइस डी पी ओवर डी टी क्या होता है, तो ये फोर्स होता है लीनियर फोर्स, और डी आर बाई डी टी क्या होता है, रेट चेंज ऑफ पोजीशन। तो गाइस ये होती है वेलोसिटी क्रॉस पी वेक्टर। ठीक है, तो गाइस ये हो जाएगा आर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस वी क्रॉस एम वी वेक्टर। और गाइस सेम वेक्टर की जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है वो क्या आती है, ज़ीरो आती है। तो वी क्रॉस वी क्या आ जाएगा आपका, ज़ीरो आ जाएगा, तो ये टर्म ज़ीरो आ जाएगी। तो गाइस डी जे वेक्टर ओवर डी टी आपका आ जाएगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, और आर क्रॉस एफ वेक्टर क्या होता है गाइस, वो होता है टॉप वाला। तो गाइस इस तरीके से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, डी जे ओवर डी टी इक्वल टू टॉ वेक्टर। ठीक है, तो गाइस ये प्रूफ है इसका पूरा, आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ओके, और गाइस अगर आपका टॉ ज़ीरो है, टॉ ज़ीरो का मतलब होने का मतलब क्या है कि जितने मतलब टॉर्क कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, मतलब जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो है। तो गाइस डी जे ओवर डी टी इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, मतलब जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। इसका मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कंजर्व। तो गाइस जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, अब गाइस कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो गाइस टॉ इक्वल टू आई एल्फा। अब ये आई क्या है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताऊँगी अभी आएगा वो। और एल्फा क्या होता है, एल्फा होता है एंगुलर एक्सलेरेशन। तो गाइस इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, लाइक एफ इक्वल टू एम में होता है ना। एम क्या होता है, मास, ए एक्सलेरेशन, है ना। तो टॉ इक्वल टू क्या होगा, तो एफ की जगह हम एंगुलर देख रहे हैं तो एंगुलर की जगह एंगुलर मतलब फोर्स आ जाएगा, टॉर्क, उसे टॉर्क कहते हैं। एम क्या है, मास है, और जब हम एंगुलर में पहुँचते हैं तो उसके लिए जो मास की जगह हम यूज़ करते हैं वो आई करते हैं। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए क्या होता है, ए एक्सलेरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर एक्सलेरेशन, तो वो एल्फा आ जाएगा। तो टॉ का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब गए जैसे पी इक्वल टू एम पी था, है ना, पी इक्वल टू एम पी था। तो गाइस अब पी लीनियर के लिए था, आप एंगुलर में क्या किसे डिनोट करते हैं, जे से। एम की जगह क्या यूज़ करते हैं, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वी क्या है, वी लीनियर वेलोसिटी थी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा। तो इस तरीके से जे का जो फॉर्मूला रहता है वो आई ओमेगा
मतलब ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि टॉ इक्वल टू आई अल्फ़ा कैसे आया, तो जे इक्वल टू आई ओमेगा। अब टॉ होता है डी जे बाई डी टी, है ना, तो डी बाई डी टी, जे क्या है आई ओमेगा, है ना, आई स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगा, तो डी ओमेगा बाई डी टी, तो गाइस ये आ जाएगा आई एल। ओके गाइस, अब आ गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका लाइक आपके पास मतलब कोई भी ये रिजिड बॉडी है ना, और ये कोई एक्सिस है ना, जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब वो बाहर से अंदर आ रही है लाइक, है ना, और इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं लाइक M1 M2 M3 M4, ठीक है। और इससे M1 की डिस्टेंस इस एक्सिस से R1 है, M2 की डिस्टेंस इस एक्सिस से R2 है, M3 की डिस्टेंस इस एक्सिस से R3 है, और M4 की डिस्टेंस इससे R4 है, ठीक है। तो गाइस और ये है, तो गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट निकलती है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आए तो आपको देखना है कि वो किस एक्सिस के अबाउट है ना, अबाउट मतलब किस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो गाइस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस वो क्या होता है, सम ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ जो मास ऑफ द पार्टिकल एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर M3 R3 स्क्वायर डॉट 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 जितने भी ये होते हैं। तो गाइस वो क्या होता है, आपका आई होता है। तो गाइस इसकी डेफिनेशन क्या होती है, the moment of inertia of rigid body about a given axis is defined as the sum of the product of mass and each particle of the body। देखो मास प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। गाइस ये जो R1 R2 है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर गाइस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। और गाइस ये जो एक्सिस है गाइस, ये प्लेन की तरह है कोई, ठीक है, और ये इसके ऊपर है ना। तो गाइस ये R1 R2 मतलब जितने पार्टिकल होंगे वो इसके परपेंडिकुलर ही होंगे, तो गाइस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। तो गाइस ये ध्यान में रखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, ओके। तो गाइस ये आपका फॉर्मूला हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ठीक है। अब गाइस किसी कॉन्टीन्यूस बॉडी के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है I इक्वल टू R स्क्वायर इंटू DM। तो गाइस ये कैसे निकालेंगे आप, तो मैं समझा देती हूँ कि कैसे आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस लाइक आपके पास कोई रॉड है जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, L है। इस पूरे की जो लेंथ है वो L है, पूरे की लेंथ, ठीक है। और ये बीच में एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट आपको I निकालना है, और ये है L/2 और ये भी है L/2, ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो वैसे आप कैसे निकालेंगे, तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। लाइक I क्या होता है, इंटीग्रेशन R स्क्वायर इंटू DM। तो वैसे आप क्या करेंगे, आप इस एक्सिस से ना x दूरी पे एक एलिमेंट लेंगे जिसका मास होगा DM। और गाइस आप ना एक लैम्डा डिफाइन करेंगे। लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और जो लैम्डा होता है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये क्या है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। तो गाइस इसका जो मास हो गया इसका DM, और गाइस की जो लेंथ है वो छोटी सी लेंथ है, वो है DX,
ठीक है। तो मास टी एम हो गया और लेंथ क्या होगी डी एक्स हो गया, ठीक है। और हम एक्स दूरी पे ले रहे हैं और इसको -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो गाइस आई आपका आ जाएगा -L/2 से +L/2, है ना। और आर क्या है आपका x² और डी एम आपका आ जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है। बस गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस उसको सॉल्व करना है। तो गाइस ये 2 आ जाएगा, 2 0 से L/2, लैम्डा बाहर आ जाएगा x² dx, तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा x³/3, x³ की जगह आप x की जगह L/2 रखोगे तो ऐसे L³/8 आ जाएगा इंटू 3 आ जाएगा। और लैम्डा क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो 2 मल्टीप्लाई मास पर यूनिट लेंथ। तो ऐसे पूरे मास की बात करें और लेंथ की बात करें तो m/l L³/8/3, तो ये 4 आ जाएगा। तो गाइस ये आ जाएगा एल से एल कट जाएगा तो mL²/12, ठीक है। तो गाइस किसी रॉड का ये क्या है यूनिफॉर्म रॉड, किसी रॉड का सेंटर वाइज की एक्सिस से सेंटर एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है mL²/12, ओके। अब क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ठीक है। तो गाइस ये होता है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज डिस्टेंस अबाउट अ एक्सिस एट विच एंटायर मास ऑफ बॉडी, लाइक आपके पास कोई भी क्या है एक बॉडी है ना। आपको इस एक्सिस के अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो इस पूरी बॉडी का मास क्या है m, ठीक है। तो इस रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है गाइस, आप आपने पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आप मतलब जितने भी पार्टिकल होते हैं उनसे दूरी लेते हैं r1 r2 r3 r4, फिर उनका सम कर देते हैं तो वो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलती है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है कि हम ना इस पूरे बड़े साइज़ को ना एक पार्टिकल में बदल देते हैं। लाइक हम कहते हैं कि कंसनट्रेटेड मास m जो है ना वो यहाँ पे रखा है कि दूरी पर, ठीक है। तो गाइस अब ये क्या है एक ही पार्टिकल है उसी m साइज़ का, तो गाइस इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो m² हो जाएगा। के क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन है, ठीक है। तो गाइस ये कह रहा है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस एट विच द एंटायर मास ऑफ द बॉडी मे बी अज्यूम्ड टू कंसनट्रेटेड विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस। मतलब उसे हम क्या मान लेते हैं एंटायर मास ऑफ द बॉडी मे बी अज्यूम टू बी कंसनट्रेटेड, ठीक है। और उसी एक्सिस से, ठीक है। तो इस आई इक्वल टू m², फिर हम k को निकाल लेते हैं, k इक्वल टू I/m, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस, m टोटल होगा रेडियस ऑफ गायरेशन, और इसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। अब गाइस पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है। तो गाइस पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है, आपके पास कोई भी एक बॉडी है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर मैं आपको डेफिनेशन करके दिखाऊंगी, ठीक है ना। और आपको इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है, ठीक है। तो गाइस पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है कि आप ना इसके पैरेलल सेंटर ऑफ मास से होने वाली एक्सिस खींचें। इसका सेंटर ऑफ मास ना ये है और इससे जाने वाली जो एक्सिस है ना ये है। तो ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है कि मतलब बॉडी को वो इक्वली, बॉडी का जो सेंटर होता है, लाइक ये कोई रॉड है,
जैसे मैंने रॉड बताया, तो गाइस इसका सेंटर ऑफ मास ना सेंटर में होता है। क्यों? क्योंकि इसके राइट में और इसके लेफ्ट में, है ना, इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके अगर हम राइट में जाएंगे L/2 डिस्टेंस, इसके लेफ्ट में L/2 डिस्टेंस, और इसमें क्या होता है, इक्वली जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो गाइस ये क्या होता है, एवरेज मतलब पोजीशन बताते हैं ना अभी, मतलब उस मास का सेंटर होता है। क्योंकि गाइस अगर आप इसको बीच से मतलब पकड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ से, तो गाइस यहाँ से आपको एक बैलेंस दिखेगा, है ना। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से साइड से पकड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब नीचे से उठाएंगे साइड से, तो गाइस ये बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस इसका कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ, तो गाइस उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। गाइस सबसे पहले पहला एक्सिस थ्योरम कहते हैं कि अगर आपको किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके पैरेलल एक्सिस खींचिए, और वो पैरेलल एक्सिस क्या होनी चाहिए, क्या है, उसके पैरेलल एक्सिस है। पैरेलल एक्सिस क्या होनी चाहिए, वो सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरनी चाहिए। तो इस आई को आप लिख सकते हैं I=ICM प्लस उस पूरी बॉडी का जितना भी मास है m प्लस इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट सपोज d, तो m/d²। तो गाइस इस तरीके से आप किसी एक्सिस का मतलब किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पैरेलल एक्सिस खींचनी है, वो सेंटर ऑफ मास से जा रही है। तो ICM अगर ICM आपको पता है तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए प्लस m/d²। तो इसका एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं। तो गाइस इसका एग्जांपल है, मैं यहीं पे बता देती हूँ। लाइक ये ना इसका सेंटर ऑफ मास है रूट का, आपसे कहा है कि आपको इसके अबाउट ये AB से AB मान लेते हैं ना। तो गाइस आपसे कहा है कि आप AB के अबाउट जो है आप AB फाइंड कीजिए, AB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। तो गाइस कुछ नहीं करना है आपको, वेरी सिंपल है। तो IAB क्या हो जाएगा, ICM गाइस सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रोड का, मैंने अभी निकाल के देखा आपको, वो होता है mL²/12 प्लस d क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, L/2, तो L²/4, और गाइस अब आप इसको प्लस करेंगे तो ये mL²/3 आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस IAB क्या आ गया, mL²/3। तो इस तरीके से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है गाइस, इसे भी आप ध्यान से समझना। ये आपके एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये कोई जेड एक्सिस से कोई पार्टिकल पी है आर वेक्टर पर, ठीक है। तो गाइस ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है कि आपसे कोई भी जेड एक्सिस के अबाउट आपको आई जेड फाइंड करना है, ठीक है। आपको आई एक्स पता है, इस पार्टिकल का एक्स एक्सिस के अबाउट क्या पता है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इस पार्टिकल का वाई एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ठीक है। तो गाइस जो आई जेड क्या होगा आपका, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई हो जाएगा। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो आई जेड है ना, जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो, वो उन दोनों प्लेन मतलब उन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और वो खुद भी एक्सिस जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो खुद भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। देखिए द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो गाइस किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है ऐसे, लाइक आप किसी बुक के ऊपर ना पेन को खड़ा कर दीजिए, तो वो जो एक्सिस होगी ना वो जेड होगी, ठीक है। पासिंग थ्रू अ पॉइंट गिवन पॉइंट passing through a given point is equal to the sum of moment of inertia about two mutually
टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, और वे परपेंडिकुलर एक्सिस किस में होनी चाहिए, प्लेन में होनी चाहिए, है ना। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ लैमिना एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। और गाइस देखो ये सेम पॉइंट से पास कर रही है, ओके। तो ये हो जाएगा आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर द प्लेन थ्रू द सेम पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकाल सकते हैं। तो गाइस अगर आपको इसका भी एग्जांपल देखना है तो गाइस इसका भी मैं एग्जांपल एक आपको बता देती हूँ। लाइक आपके पास कोई सर्कुलर रिंग है ना, सर्कुलर रिंग है, सॉरी रिंग, लेकिन ये जो रिंग है ना बहुत पतली है, थिन है। तो ये क्या है, थिन सर्कुलर रिंग, बहुत थिन है, मतलब बहुत ही पतली है, ठीक है। तो गाइस जो इसका सेंटर ऑफ मास होता है ना बीच में होता है, ठीक है। तो इससे एक एक्सिस जाती है, तो इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, लाइक अगर आप आई ऐसे निकालना चाहें, आई आर स्क्वायर इंटू डी एम, तो गाइस आप देख सकते हैं जो किसी भी एम मास से, छोटे से मास से जो आर है इसकी रेडियस हमेशा आर स्क्वायर, तो गाइस आर स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, डी एम का इंटीग्रेशन, तो गाइस इसका जो वो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ एक्सिस, मतलब जो इस रिंग के जो है परपेंडिकुलर है, ये जो एक्सिस है ना इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है और इसके सेंटर से पास हो रही है, तो वो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब गाइस किसी को इसको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डायामीटर से निकालना है ना, लाइक ये ए बी है, एक मिनट। तो गाइस अगर इसमें हमें कौन से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करनी है, तो गाइस ये इसका डायमीटर है, कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये इसका डायमीटर है, सॉरी किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के, है ना। और ये कौन सी है, जो सेंटर ऑफ एक्सिस है जेड एक्सिस है। आई थिंक आपको कुछ दिख नहीं रहा है मतलब लाइक ऐसे देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और गाइस इसके ऊपर है ना जो इसके नीचे मतलब प्लेन के जो परपेंडिकुलर एक्सिस है वो जेड एक्सिस, ठीक है। तो इस तीनों जो है पॉइंट वो फुलफिल हो रहा है। तो गाइस आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, क्योंकि एक्स और वाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और जेड भी एक्स और वाई के परपेंडिकुलर है। तो गाइस हमें आई जेड पता है, तो आई जेड होता है एम आर स्क्वायर, और गाइस आप देख सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री डायमीटर सेम है। तो गाइस ये जो आई एक्स और आई वाई जो है वो दोनों सेम होंगे, तो इसको हम आई आई मान लेते हैं, तो ये 2i आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो गाइस आई इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर। तो गाइस डायमीटर के अबाउट, तो गाइस डायमीटर के अबाउट जो है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट डायमीटर ऑफ थिन रिंग, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई एक्स ले लो या आई वाई ले लो या आई मान लो, जो भी मानना है, तो वो आ जाता है 1/2 एम आर स्क्वायर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द। तो ठीक है गाइस, इस तरीके से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको रिवीजन हुआ होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।